हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज में क्वेश्चन पूछते हैं और कल का मेरा क्वेश्चन था कि बताइए विश्व में सबसे अधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है। तो वह जापान है। कौन है बाबू? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है। जापान में कौन कौन सा द्वीप है बाबू? तो होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। अगर सबसे बड़ा द्वीप की बात करें जापान का तो सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु। और सबसे छोटा कौन सा है बाबू? शिकोकू। शिकोकू कौन है? शिकोकू। कोई दिक्कत? तो अब आप लोग से कल के लिए क्वेश्चन रहेगा कि बताइएगा। तो कल के लिए मेरा क्वेश्चन रहेगा दोस्त कि बताइएगा कि जो नागासाकी शहर है और हिरोशिमा शहर, नागासाकी और हिरोशिमा किस द्वीप पर स्थित है? इन चारों में से किस द्वीप पर हिरोशिमा शहर स्थित है और नागासाकी शहर स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। चलिए दोस्त, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज कल बिंदुसार तक हुआ था मौर्य वंश में। कहाँ तक बाबू? बिंदुसार तक। उसके बाद में कौन पढ़ेंगे आज? अशोक। किसके बारे में? अशोक के बारे में। यह दोस्त लुसेंट का निचोड़ चल रहा है, यानी लुसेंट का क्वेश्चन सारा के सारा हो रहा है। सुनिएगा, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। कौन हुआ बाबू? अशोक हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। यानी मगध की राजगद्दी पर कौन बैठा? अशोक। कब बाबू? तो 269 ईसा पूर्व। किसके बाद में? तो बिंदुसार के बाद में। अच्छा सर, अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। शुभद्रांगी। अशोक के माता के क्या नाम था बाबू? शुभद्रांगी था। जो कि दिव्यावधान के अनुसार उनके माता का क्या नाम था बाबू? शुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जब अशोक राजगद्दी पर बैठ रहे थे तो वह अवंती जो जगह था यानी राज्य था, उसका राज्यपाल कौन थे? अशोक। अवंती का राज्यपाल थे। मास्की, गुर्जर, नेतुर और उडेगोलम के खेलों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। यानी मास्की, गुजर्रा, नेतुर और उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगहली से प्राप्त उभारदार यानी मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रानी अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। याद रखिएगा, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है बाबू? अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद, यानी अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण? कलिंग पर आक्रमण किया था। कब बाबू? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उस समय कलिंग की राजधानी कहाँ हुआ करती थी बाबू? तोसली। तोसली पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। तो कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है बाबू? तो अशोक के 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में किसका जिक्र मिलता है बाबू? तो कलिंग आक्रमण का, यानी कलिंग युद्ध का। कलिंग युद्ध बहुत बार पेपर में पूछता है। कब हुआ था बाबू? तो 261 ईसा पूर्व में। इसने क्या किया था? अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण कर उस पर अपना क्या कर लिया था? प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। ठीक है, यानी वहाँ पर अधिकार कर लिया था। सुनिए, प्लिनी का कथन है। किसका बाबू? प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फिस ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। डिलासिसियस नाम का क्या भेजा था? एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो यह बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अशोक कौन सा धर्म मानता था? तो कौन सा धर्म बाबू? तो बौद्ध धर्म। याद रखिएगा, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अशोक जो है ना, पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, बाद में क्या हुआ कि उसने बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ। कलहण ने राजत रंगेड़ी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। ठीक है,
अच्छा, रजत रंगेड़ी से कलहण के जो रजत रंगेड़ी है बाबू, उससे पता चलता है कि अशोक जो था वह शैव धर्म का अनुयायी था। अपना अपना विचार दिए हैं हर बुक में अलग अलग, ठीक है। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब पूछेगा कि किस लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो अहरौरा लेख, अहरौरा लेख। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की और 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। अब लुम्बिनी क्या है बाबू, तो लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी जगह कहाँ है बाबू? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। खुद ही कहते हैं नेपाल में लुम्बिनी जगह है। वहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था बाबू? सारनाथ ने। सबसे अधिक बार ये उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती, सर्वाधिक श्रावस्ती। नहीं तो अब सर बौद्ध धर्म आ गया तो क्यों न तनी सा खींच दिया जाए, क्यों न तनी सा खींच दिया, तनी समझ तनी क्या। चलिए, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ और पांचवी बौद्ध संगति। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगति कहेगा कि कहाँ पर हुआ था बाबू? राजगिरी में हुआ था। और किसके शासनकाल में बाबू? अजात शत्रु के शासनकाल में। राजगिरी में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में, यानी इनकी मृत्यु के तुरंत बाद। यानी प्रथम बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद ही हुआ था। 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था और 483 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु के थोड़ा दिन बाद ही क्या हुआ था कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कोई दिक्कत है? थोड़ा दिन बाद ही प्रथम बौद्ध संगति का 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और दूसरा बौद्ध संगति के बात करें तो इसमें 383, कौन सा? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? यानी द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। और किसके शासनकाल में बाबू? तो अजात शत्रु कालाशोक, यानी प्रथम अजात शत्रु, दूसरा किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ पर बाबू? तो वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली में। अब वैशाली को, कुंडग्राम वैशाली में किनका जन्म हुआ था? कुंडग्राम वो नहीं, कुंडलवन कश्मीर में है। वो कुंडग्राम हम बता रहे हैं कि कुंडग्राम वैशाली में महावीर जो थे ना जैन धर्म के, उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। अब वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। समझ में आया क्या? अब देखिए, अब द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुआ था। कितने वर्ष बाद बाबू? 100 वर्ष बाद हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 255 ईसा पूर्व में हुआ था। अच्छा, तृतीय बौद्ध संगति जो है ना, यह किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुआ था बाबू? पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो कहें तो यह ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। कब बाबू? ईस्वी के प्रथम शताब्दी में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था। उस समय उसकी अध्यक्षता कौन किए थे बाबू? कुंडलवन कश्मीर में उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? कनिष्क। कौन? कनिष्क। कौन किए थे बाबू? कनिष्क। पांचवी बौद्ध संगति का आयोजन 7वीं शताब्दी में हुआ था, 7वीं सदी में, यानी 700 कुछ ईस्वी में, ठीक है। 712 ईस्वी कहीं कहीं दे देता है, ठीक है। तो 600 कुछ, तो 712 में होता है, 712 में हुआ था, 7वीं सदी में हुआ था, इतना ध्यान रखिए, 7वीं सदी में हुआ था। और सर किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में अध्यक्ष कौन थे? तो ह्वेनसांग। कौन थे अध्यक्ष बाबू? ह्वेनसांग। यह कहाँ हुआ था? तो कनौज में। कहाँ पर? कनौज में, उत्तर प्रदेश के कनौज में। नहीं कोई दिक्कत? पांचों बौद्ध संगति क्लियर? अब देखिए,
अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो देखिए, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था बाबू? अशोक ने। किसके लिए? तो आजीविकों को रहने के लिए, जिनका नाम कर्ज, चौपार और सुदामा तथा 20 झोपड़ी था। यानी 4 जो झोपड़ी था ना बाबू, उसका चारों के नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा और 20 झोपड़ी था। बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। किसके लिए? आजीविकों के लिए। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। अब पूछेगा कि अशोक के किस स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है? तो 7वें शिलालेख में। कौन सा? 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। तथा महापात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रवर्तन के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहाँ पर बाबू? श्रीलंका में बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहा कि बेटा और बेटी को अपना कहा कि जाओ श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करके आओ। ठीक है। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। कितना? 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। कोई दिक्कत है? भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? अशोक ने ही किया था। अवसर रह गया कि शिलालेख क्या होता है। तो देखिए, जो पत्थर पर लेख लिखा जाता है ना, पत्थर पर, तो उसी को कहते हैं शिलालेख। शिला माने क्या होता है? पत्थर। ठीक है। शिला माने पत्थर, और लेख माने लिखना। यानी जो पत्थर पर लिखा जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं? शिलालेख। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अवसर और उसमें कौन कौन सा लिपि का प्रयोग हुआ है? तब ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक, अशोक के शिलालेख में। चलिए, कहाँ पर थे हम लोग बाबू? अशोक में। तो अशोक आजीविकों के लिए 4 बराबर पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। संघमित्रा ये सब हो गया। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? अशोक ने। ये सब भी हो गया। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, यानी ग्रीक और एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से बाबू? अफगानिस्तान से। और खरोष्ठी लिपि का उल्लेख कहाँ से, अभिलेख कहाँ से लिया है? शाहजवाद गढ़ी और मनसेहरा यानी पाकिस्तान से। देखिए, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख जो है ना, वह पाकिस्तान से लिया है। कहाँ से? पाकिस्तान से। अरमाइक और ग्रीक लिपि का अभिलेख कहाँ से लिया है? अफगानिस्तान से। ठीक, सुनिएगा। शेष भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि ब्राह्मी लिपि किधर? बाईं से दाईं ओर। ठीक है, खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर, जबकि ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? बाईं से दाईं ओर। फिर भर जाता है तो फिर किधर लिखते हैं? बाईं से दाईं ओर। नहीं, तो एक्चुअल में क्या होता था ना, ये सब खरोष्ठी या ब्राह्मी में बाईं से दाईं ओर लिखते हुए जाइए, फिर उधर से भी लिखते हुए आइए, और फिर इधर से इधर जाइए। पेज आपको छोड़ना नहीं था। हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। हम लोग का लिपि कौन सा है? देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि में बाईं से दाईं जाते हैं आप। फिर पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर हम क्या करते हैं? बाईं से दाईं चलते हैं। नहीं, यहाँ कंप्लीट हो गया तो हम फिर किधर से चालू करते हैं? बाईं से। देखिए, अशोक के शिलालेख का खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में पादरेटी पैंथेलर ने किया था। कौन? पादरेटी पैंथेलर ने किसका खोज बाबू? 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेख का खोज। और इसके संख्या कितनी है? यानी अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या 14। कितना? 14। ये भी पेपर में पूछा हुआ है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। देखिए, अशोक के 14 शिलालेख है ना, 14 शिलालेख में क्या क्या चीज़ का जिक्र है, उसका हम लोग क्या करेंगे आज?
विस्तृत से जानकारी लेंगे। सुनिए शिलालेख में, सुनिएगा विषय पहला है कि पहला शिलालेख में इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पहला शिलालेख में क्या किया गया है बाबू? इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किसमें है? दूसरा में। और तीसरा में सर, तो इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और इनमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। अच्छा सर, चौथे शिलालेख में क्या है? तो इसमें भेरी घोष की जगह पर धम घोष की घोषणा की गई है। भेरी घोष की जगह पर धम घोष की घोषणा की गई है। ठीक, चौथा तो हो गया। पांचवा कर है कि इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। पांचवा में किसका बाबू? धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा में इसमें आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण के बारे में जानकारी किस में मिलता है? तो छठा शिलालेख में। सातवां और आठवां शिलालेख का संबंध किससे है? तो तीर्थ यात्रा से। तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस में है? तो सातवां एवं आठवां शिलालेख में। खुद ही कहते हैं। नौवां शिलालेख में इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किस में है बाबू? नौवीं में। 10वां में किस में? इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। प्रजा के राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां अभिलेख में है, 11वां शिलालेख में इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 11वां शिलालेख में क्या किया गया है बाबू? इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख में इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के लिए सम्मान की बात की गई है। 12वां शिलालेख में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति, स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी धर्मों के विचारों के सम्मान की बात की गई है। अच्छा सर, 13वां शिलालेख इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, बहुत भी यही है। 14वां शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। 14वां शिलालेख में अशोक ने कहा था कि आप धार्मिक जीवन बिताइए। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है बाबू? कुल 7। स्तंभ लेखों की संख्या 7, शिलालेखों की संख्या 14। खुद ही कहते हैं स्तंभ लेखों की संख्या कुल 7 जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यानी अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। खुद ही कहते हैं आज जो शिलालेख है ना बाबू, वह 4 लिपि में लिखी गई है, ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक और अरमाइक। तो ग्रीक और अरमाइक कहाँ से लिया गया है? तो अफगानिस्तान में मिलता है ग्रीक और अरमाइक शिलालेख। अच्छा, पाकिस्तान में कौन सा बाबू? तो खरोष्टी। खरोष्टी कहाँ पर? पाकिस्तान में। ब्राह्मण होते हैं भारत में, तो भारत में कौन सा लिपि? ब्राह्मी लिपि। याद हो गया क्या? अशोक के पहला शिलालेख में किस चीज़ का? तो पशु बलि के निंदा, पशु बलि के निंदा। अच्छा, दूसरा में तो पशु बलि और मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था। तीसरा में क्या है? तो राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। किसमें? तीसरे में। चौथा में इसमें मेरी घोष के जगह पर धम घोष की व्यवस्था की गई। अब 5वां में धर्म महापात्रों की नियुक्ति। चलिए दोस्त, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ है? जापान में। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। कौन सा बाबू? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। इसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर है। 9,438 किलोमीटर है। तो एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सा है? तो शिकन। कौन? शिकन। यह कहाँ है बाबू? जापान में है। कहाँ पर? जापान में स्थित है, जो 53.85 किलोमीटर लंबा है। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन है? उत्पादक और निर्यातक देश तो थाईलैंड है सबसे ज़्यादा, उसके बाद में है मलेशिया, उसके बाद में इंडोनेशिया। एशिया में देश चीन जो है तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने वाले विश्व में प्रथम स्थान है। अगर कहेगा कि जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त
कच्चा रेशम पैदा करने में प्रथम स्थान किसका है? जापान का। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन है? थाईलैंड। अगर कहेगा कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन है? थाईलैंड। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन है? मलेशिया। कौन है बाबू? मलेशिया। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया है। टीन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। मलेशिया के इपोह यानी किंता केलांग घाटी टीन खनन का केंद्र है। टीन खनन का तो मलेशिया के कौन सा जगह से, कौन से खान से ये टीन का खनन होता है? तो इपोह खान से। कहाँ से बाबू? इपोह से। देखिए, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है? जापान। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू कौन है? बेरिंग जलडमरू, जो कि 180 डिग्री देशांतर के क्या है? समानांतर है। जापान का नागासाकी शहर क्यूशु द्वीप पर स्थित है। जापान का नागासाकी शहर क्यूशु द्वीप पर स्थित है। जापानी लोग चाय को अत्यधिक प्रिय है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव मनाते हैं जिसे चा नो यू मानते हैं। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। बेरिंग जल संधि किसके समानांतर है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ है? पाकिस्तान में। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार किस लिए बाबू? तो सुंदर बौद्ध धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन आता है? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। लाओस, थाईलैंड और म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आता है। माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया था। किसने? जॉर्ज एवरेस्ट के, यानी जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा है। वे 1830 से 1843 तक भारत के महासर्वेक्षक रहे थे। विगत में माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 कहा जाता था, यानी पहले माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। चोटी ने ना, चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हाँ, चोटी। ठीक है। एवरेस्ट की स्थिति तो आप लोग जानते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है बाबू? तो 8,848, यानी अब 8,850 भी कहीं कहीं देने लगा है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, पर्वत शिखर है। नहीं, यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला शिखर है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। कहाँ है बाबू? तो नेपाल में। नेपाल में इसे किस नाम से? सागर माथा के नाम से। राइट। सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने सर्वप्रथम 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। नोवांग गोम्बू प्रथम व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े थे। नोवांग गोम्बू प्रथम व्यक्ति हैं जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। पहली बार 1 मई 1963 को अमेरिकी अभियान दल के साथ और दूसरी बार 1965 में भारतीय अभियान दल के साथ। यानी नोवांग गोम्बू प्रथम व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े हैं। सुनिए, जिम व्हिटेकर प्रथम अमेरिकी हैं जिन्हें 1 मई 1963 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। यानी जिम व्हिटेकर प्रथम अमेरिकी हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, जो 1963 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। जुनको तेबई भारत के 1975 में पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। हाँ, तो देखिए दोस्त, जुनको तेबई जापान के रहने वाली थी, भारत की नहीं। जुनको तेबई जापान की रहने वाली थी जो 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। इस प्रकार वह पहली महिला, विश्व की प्रथम महिला बन गई, नहीं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। अच्छा सर, बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो 1984 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी। यानी बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला जो 1984 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी। फू दोरजी प्रथम व्यक्ति जो 1984 में बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त किए थे। कहाँ के? फू दोरजी, यह नेपाल के थे। कहाँ के? कामी रीता शेरपा
नेपाल की थी, सर्वाधिक 23 बार एवरेस्ट पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। समझ रहे हो? पहली बार 24 वर्ष की उम्र में 1984 में चोटी पर पहुंची थी और बाद कही कि हम जेबे करेंगे बार बार। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग करेंगे इसमें कि भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान के भाग बाबू कितना होता है? 22 भाग होता है। पहला भाग में किस चीज़ का उल्लेख है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का। पहला भाग में किसका? संघ और राज्य क्षेत्र का। यह अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से। भाग 2 में किसका व्याख्या है? तो नागरिकता का। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार। कब से कब बाबू? तो 12 से 35। भाग 3 में मौलिक अधिकार और उसका कौन से अनुच्छेद में बाबू? तो 12 से 35 अनुच्छेद में। अच्छा, नीति निर्देशक सिद्धांत के किस भाग में? तो भाग 4 में। और कब से कहाँ से कहाँ तक बाबू? 36 से 51। मूल कर्तव्य 4 के क, भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का या मौलिक कर्तव्य उसी को कहते हैं, अनुच्छेद 51 के क में है। अच्छा, संघ का जिक्र किस में है बाबू? तो भाग 6 में। भाग 6 में संघ, अनुच्छेद 52 से 151, अनुच्छेद 52 से 151। अच्छा जी, राज्य 6 में, भाग 6 में राज्य है। इसमें क्या है? तो कितना से कितना तक? तो 152 से 237 तक, अनुच्छेद 152 से 237 तक का भाग 6 से। अच्छा, 7वां भाग में बाबू, तो 7वें भाग को ही निरस्त कर दिया गया है, यानी 7वां भाग को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। यह पूछा हुआ था दरोगा में। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, यानी 7वीं भाग में, 7वां भाग में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238 अनुच्छेद में संबंधित है। यह निरसित हो चुका है, यानी यह भाग 7 क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। भाग 8 के बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र किस में? भाग 8 में, अनुच्छेद 239 से 242, 239 से 242। पंचायतें किस में बाबू? भाग 9 में। भाग 9 में पंचायतें, अनुच्छेद 243 के क से अड़ा, 243 अनुच्छेद और 243 के क से अड़ा। ठीक। नगर पालिकाएं किस में? 9 के क में। नगर पालिकाओं का जिक्र किस में है? 9 के क में। अनुच्छेद पूछे तो 243 के त से 243 के य छ तक, 243 के त से 243 के य छ तक। ठीक है। अच्छा सर बताइए कि भाग 10 में क्या चीज़ है? तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद के बात करें तो अनुच्छेद 244 से 244 के क तक। संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 11। संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 11। 245 से, अनुच्छेद 245 से 263। 12 में क्या है बाबू? तो वित्त संपत्ति समुदाय और वाद। वित्त संपत्ति समुदाय और वाद किस में भाग में है? तो भाग 12 में है। अनुच्छेद के बात करें तो 264 से 300 के क तक, 264 से 300 के क तक। भारत के देखिए भाग 13 में है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, भाग 13 में, अनुच्छेद 301 से 307, 301 से 300। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323, यानी संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14। भाग 14 अनुच्छेद के बात करें तो 308 से 323। भाग 14 के क में क्या है? तो अधिकरण। भाग 14 के क में अधिकरण, अनुच्छेद 323 के क से 323 के ख। 323 के क और 323 के ख में अधिकरण के बात है। अधिकरण भाग 14 के क में। 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सीमाएं। ठीक है। 15 में है निर्वाचन। भाग 15 में बाबू निर्वाचन 324 से 329, 324 से 300 निर्वाचन। अच्छा, भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 में है बाबू राजभाषा। भाषाओं का जिक्र किस में? भाग 17 में,
अनुच्छेद 343 से 351, 343 से 318 में है आपातकाल। आपातकाल किस में? 18 में 352 से 360। अच्छा 19 में क्या है बाबू? तब प्रकीर्णन। 19 में भाग 19 में प्रकीर्णन अनुच्छेद 361 से 367, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 20 में क्या है? संविधान है। अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में संविधान है संशोधन। भाग 21 में क्या है बाबू? तो अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392, 369 से 300। संक्षिप्त नाम भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393 से 395, अनुच्छेद 393 से 395। चलिए दोस्तों, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्विज को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। और मेरा कल का होमवर्क जो है वह ऑलरेडी पीछे वीडियो में बोल दिया हूँ, उसका आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक। और इस वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।